निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की कहानी, वह सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। लगभग शब्दों में, वह सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। अध्याय 1, शहंशाह का बौद्धिक अहंकार। यह 16वीं सदी के उस दौर की बात है जब मुगलिया सल्तनत अपने शिखर पर थी और शहंशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में सम्मान और भय दोनों का पर्याय बन चुका था। आगरा का किला न केवल सैन्य शक्ति का केंद्र था, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का एक विशाल संगम भी था। अकबर, जो स्वयं पढ़ने लिखने में अक्षम होते हुए भी ज्ञान के सबसे बड़े पारखी और भूखे थे, ने अपने दरबार को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्कों से सजा रखा था। उनके नवरत्न 9 हीरे अपनी अपनी विधाओं में अद्वितीय थे। लेकिन इन सभी हीरों में शहंशाह के हृदय के सबसे करीब और उनके मस्तिष्क के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि कोई किताबी ज्ञान का बोझ नहीं थी, बल्कि वह एक बहती हुई नदी की तरह थी जो हर बाधा के चारों ओर से अपना रास्ता बना लेती थी। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी समस्याओं को देखने का अनूठा दृष्टिकोण और उनकी गहरी मानवीय समझ ने उन्हें न केवल शहंशाह का प्रिय बनाया था, बल्कि जनता के बीच एक लोकनायक का दर्जा भी दिया था। अकबर को बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने में एक खास तरह का आनंद आता था। वह अक्सर दरबार में ऐसे टेढ़े-मेढ़े सवाल फेंकते, ऐसी पहेलियां पूछते, जिनका उद्देश्य केवल अपने दरबारियों की बुद्धि को तौलना होता था। और हर बार जब बड़े बड़े विद्वान और अमीर सिर खुजलाते रह जाते, बीरबल अपनी शांत मुस्कान के साथ उठते और एक ऐसे सरल लेकिन गहरे जवाब से गुत्थी सुलझा देते कि पूरा दरबार वाह वाह कर उठता। लेकिन लगातार जीतते रहना कभी कभी अहंकार को भी जन्म देता है। धीरे धीरे अकबर के मन में यह ख्याल घर करने लगा कि उनकी सल्तनत में, बल्कि शायद पूरी दुनिया में, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब बीरबल न दे सकें। यह विचार एक ओर तो उनके लिए गर्व का विषय था, लेकिन दूसरी ओर एक शहंशाह के तौर पर उन्हें यह बात थोड़ी खटकती भी थी। क्या कोई व्यक्ति इतना सर्वज्ञ हो सकता है? क्या बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा नहीं है? एक दिन जब वह अपने इबादत खाना में विभिन्न धर्मों और दर्शनों के विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हर ज्ञानी अपने ज्ञान की एक सीमा पर आकर रुक जाता है। कोई कहता, यह ईश्वर की लीला है, इसे समझा नहीं जा सकता। कोई कहता, यह सृष्टि का रहस्य है जो मानवीय बुद्धि से परे है। यहीं से अकबर के मन में एक नया, कुटिल और दार्शनिक विचार जन्मा। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल की परीक्षा की अंतिम सीमा को छुआ जाए? क्यों न उससे एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका कोई जवाब ही न हो? एक ऐसा प्रश्न जो उसकी सारी चतुराई, सारी हाजिर जवाबी को शून्य कर दे। मैं देखना चाहता हूं कि जब बीरबल निरुत्तर होगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। यह ख्याल अकबर के मन में एक जुनून की तरह सवार हो गया। वह बीरबल को हराना नहीं चाहते थे, लेकिन वह उनकी बुद्धि की दीवारों को छूकर देखना चाहते थे। वह यह साबित करना चाहते थे कि अंततः शहंशाह का सवाल ही परम होता है और एक सीमा के बाद हर बुद्धि को झुकना पड़ता है। उन्होंने अगले कुछ दिन इसी उधेड़बुन में बिताए। वह कैसा सवाल हो सकता है? वह कोई गणित की पहेली नहीं हो सकती, क्योंकि बीरबल उसे हल कर देंगे। वह कोई नैतिक दुविधा नहीं हो सकती, क्योंकि बीरबल उसका कोई व्यावहारिक समाधान निकाल लेंगे। वह कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल उसे किसी ग्रंथ से ढूंढ निकालेंगे। उन्हें एक ऐसा सवाल चाहिए था जो निराकार हो, अमूर्त हो और जिसका अस्तित्व ही उसके जवाब के अभाव पर टिका हो। और फिर एक रात जब वह आसमान में चमकते अनगिनत तारों को देख रहे थे, उन्हें अपना सवाल मिल गया। एक ऐसा सवाल जो दिखने में बहुत सरल था, लेकिन जिसकी गहराइयों में ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हुए थे। उनके चेहरे पर एक विजी मुस्कान फैल गई।
उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल की नाव उनके सवालों के सागर में डूब जाएगी। अध्याय 2 दरबार में रहस्यमय प्रश्न। अगली सुबह आगरा के दीवान-ए-खास का माहौल कुछ अलग था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता और आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जिसे पढ़ पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव महसूस हो रहा था। सबको लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और सहज थे, ने भी शहंशाह के बदलते मिजाज को भांप लिया था। वह जानते थे कि शहंशाह जब इस तरह के मूड में होते हैं तो उनके तरकश से कोई बहुत ही पैना तीर निकलने वाला होता है। जब दरबार की सामान्य कार्यवाही पूरी हो गई तो अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज हम अपने दरबार के सभी बुद्धिजीवियों, विद्वानों और सलाहकारों के सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं। यह कोई सल्तनत का मसला नहीं है, न ही कोई न्याय का मामला। यह ज्ञान का प्रश्न है, बुद्धि की परीक्षा है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें शहंशाह पर टिक गईं। अकबर ने एक नाटकीय विराम लिया और फिर बीरबल की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, हम यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर यानी खुदा इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। यह सवाल नहीं बल्कि एक वज्रपात था। दरबार में जैसे सन्नाटा टूटकर बिखर गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा सवाल था? इसका जवाब कौन दे सकता है? यह तो आस्था और विश्वास का विषय था, तर्क और सबूत का नहीं। दरबार में मौजूद मुख्य काजी, जो इस्लाम सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, खड़े हुए और बोले, आलमपनाह, यह कैसा सवाल है? कुरान पाक कहता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में, और वह सब कुछ देख रहा है। वह अर्श पर विराजमान है और पूरी कायनात को चला रहा है। अकबर ने असंतोष से सिर हिलाया। यह तो वही जवाब है जो हर किताब में लिखा है, काजी साहब। हम यह नहीं पूछ रहे कि कुरान क्या कहता है। हम एक ठोस, सीधा और सटीक जवाब चाहते हैं। अगर वह हर जगह है तो वह मेरे इस सिंहासन में भी है, इस प्याले में भी है। और अगर वह सब कुछ कर रहा है तो इस पल, इस क्षण वह ठीक ठीक क्या कर रहा है? हमें अटकलें नहीं, तथ्य चाहिए। काजी साहब निरुत्तर हो गए और अपनी जगह पर बैठ गए। फिर राजपुरोहित, जो हिंदू धर्म के ज्ञाता थे, खड़े हुए। महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा सर्वव्यापी है, कण कण में उसका वास है। वह सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों कर रहा है। वह निर्गुण और निराकार है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही बात अकबर ने उकताकर कहा। किताबी जवाब। हम यह नहीं सुनना चाहते कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम उसे शब्दों में बांधना ही तो चाहते हैं। कोई है जो हमें बता सके कि इस वक्त ईश्वर कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है? दरबार में मौजूद हर विद्वान, हर अमीर, चाहे वह टोडरमल हो या तानसेन, सबने सिर झुका लिया। यह एक ऐसा सवाल था जो उनकी बुद्धि की परिधि से बाहर था। कुछ ने इसे शहंशाह का मजाक समझा तो कुछ ने इसे इश्निंदा के करीब माना। अब सबकी नजरें उस एक व्यक्ति पर टिक गईं जो अभी तक चुपचाप खड़ा था, बीरबल। अकबर के चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने बीरबल को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। तो राजा बीरबल, अकबर ने व्यंग्य मिश्रित स्वर में कहा। पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारी जबान पर भी ताला लग गया है? क्या तुम्हारे पास हमारे इस छोटे से सवाल का कोई जवाब है? बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं
बल्कि एक अजीब सी शांति और एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। आलमपनाह, आपका सवाल छोटा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब देना मुझ जैसे साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। यह सुनकर अकबर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। तो तुम मानते हो कि तुम इसका जवाब नहीं दे सकते? आज तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली। बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, मैंने हार नहीं मानी। मैंने यह कहा कि मुझ जैसा साधारण इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसका जवाब दिया जा सकता है। बस इसके लिए कुछ खास इंतजाम करने होंगे। अकबर चौंके। कैसा इंतजाम? आलमपनाह, इस अलौकिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक अलौकिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। मुझे आपके सिंहासन पर बैठने की अनुमति चाहिए होगी, क्योंकि इतने बड़े सवाल का जवाब एक साधारण दरबारी की जगह से नहीं बल्कि शहंशाह के आसन से ही दिया जा सकता है। यह सुनकर पूरे दरबार में जैसे हंगामा मच गया। यह क्या गुस्ताखी है? इसकी इतनी हिम्मत कि शहंशाह के तख्त पर नजर डाले। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अकबर भी क्रोध से भर गए। बीरबल, तुम्हारी यह जुर्रत! तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? मैं जानता हूं आलमपनाह, बीरबल ने निडर होकर कहा। और मैं यह भी जानता हूं कि मैं क्या जवाब देने वाला हूं। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना सिंहासन दीजिए और मैं आपके सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि पूरी कायनात सुन लेगी। अगर मैं जवाब न दे सका तो आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। लेकिन अगर आप जवाब चाहते हैं तो आपको गुरु की जगह पर शिष्य को और शिष्य की जगह पर गुरु को बिठाना होगा। आज आप प्रश्न पूछकर गुरु बने हैं और मैं जवाब देकर आपका शिष्य। लेकिन जवाब देने के लिए मुझे उस ऊंचाई पर बैठना होगा जहां से सब कुछ साफ दिखे। बीरबल का यह तर्क इतना अप्रत्याशित और दुस्साहसी था कि अकबर एक पल के लिए निशब्द हो गए। वह बीरबल की आंखों में देख रहे थे, जहां डर नहीं बल्कि अटूट आत्मविश्वास था। अकबर की जिज्ञासु प्रवृत्ति उनके क्रोध पर हावी हो गई। वह देखना चाहते थे कि बीरबल आखिर करना क्या चाहता है। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया था। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 5 मिनट के लिए अपना सिंहासन देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर पाया तो यह तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट होंगे। और यह कहकर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन से उतरे और नीचे खड़े हो गए। अध्याय 3, भूमिकाओं का अद्भुत परिवर्तन। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक एक साधारण दरबारी की तरह नीचे खड़ा था और उसका एक सलाहकार, एक ब्राह्मण, सोने और हीरों से जड़े उस तख्ते ताउस की ओर बढ़ रहा था जिस पर बैठना दुनिया के बड़े बड़े राजाओं का सपना था। दरबारी अपनी सांसें रोके देख रहे थे। हकीम मिर्जा बेग जैसे बीरबल के प्रतिद्वंद्वी मन ही मन सोच रहे थे कि बीरबल ने आज अपनी मौत को खुद दावत दी है। बीरबल शांत भाव से सीढ़ियां चढ़े और शहंशाह के सिंहासन पर बैठ गए। एक पल के लिए उन्होंने आंखें बंद कीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी भंगिमा बदल चुकी थी। अब वह एक विनम्र दरबारी नहीं बल्कि एक शासक लग रहे थे। उनकी आवाज में एक रौब और अधिकार आ गया था। उन्होंने नीचे खड़े अकबर की ओर देखा और कहा, शहंशाह जलालुद्दीन, तुम्हारा सवाल क्या था? उसे एक बार फिर से दोहराओ। शहंशाह जलालुद्दीन और तुम्हारा जैसे शब्दों का प्रयोग सुनकर अकबर को झटका लगा। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध पर काबू रखा क्योंकि उन्होंने खुद ही यह खेल शुरू किया था। अकबर ने एक दरबारी की तरह सिर झुकाकर अपना सवाल दोहराया,
जहां पनाह। अब बीरबल के लिए मेरा सवाल यह है कि ईश्वर इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। सिंहासन पर बैठे बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे दीवानैकाश में गूंज गई। हाँ हाँ हाँ, क्या बचकाना सवाल है, उन्होंने कहा। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। फिर उन्होंने अकबर की ओर उंगली उठाकर कहा, तो सुनो जलालुद्दीन, और पूरा दरबार कान खोलकर सुने। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी आंखों के सामने है। ईश्वर इस समय क्या कर रहा है? इसका जवाब यह है कि ईश्वर इस समय तुम जैसे एक अहंकारी और शक्तिशाली शहंशाह को सिंहासन से उतारकर नीचे जमीन पर खड़ा कर रहा है, और मुझ जैसे एक साधारण और विनम्र इंसान को उठाकर तख्त पर बिठा रहा है। और तुम्हारा दूसरा सवाल कि ईश्वर कहाँ है, तो सुनो, ईश्वर यही है, मेरे और तुम्हारे बीच में। वह न्याय कर रहा है। वह भूमिकाएं बदल रहा है। वह यह दिखा रहा है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पद स्थायी नहीं है, कोई भी शक्ति असीमित नहीं है। राजा को रंक और रंक को राजा बनाना, यही तो उसका काम है। अध्याय 4, जवाब का गहरा अर्थ। बीरबल के ये शब्द किसी बिजली की तरह दरबार में कौंधे। एक पल के लिए घना सन्नाटा छा गया, और फिर उस सन्नाटे के भीतर छिपे अर्थ की परतें खुलने लगीं। यह सिर्फ एक हाजिर जवाबी नहीं थी। यह एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक उत्तर था। बीरबल ने एक अमूर्त प्रश्न का उत्तर एक ठोस, जीवंत और उसी क्षण घटित हो रही घटना से दे दिया था। उन्होंने ईश्वर को किसी किताबी परिभाषा में नहीं बांधा, बल्कि उसे एक क्रिया के रूप में, एक कर्म के रूप में प्रस्तुत किया। ईश्वर क्या है? वह जो संतुलन स्थापित करता है। वह जो घमंड को तोड़ता है। वह जो विनम्रता को पुरस्कृत करता है। वह जो असंभव को संभव बनाता है। और यह सब उस एक क्षण में, उस दरबार में, सबके सामने हो रहा था। अकबर, जो नीचे एक दरबारी की हैसियत से खड़े थे, इस जवाब को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उनका सारा बौद्धिक अहंकार, बीरबल को निरुत्तर करने की सारी इच्छा, एक पल में पिघलकर बह गई। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने उन्हें हराया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने ईश्वर के बारे में एक सवाल पूछा था, और बीरबल ने उन्हें ईश्वर का साक्षात अनुभव करा दिया था। उन्होंने शक्ति के चरम पर होते हुए अपनी शक्तिहीनता और एक साधारण इंसान के भीतर छिपी असीम संभावना को एक साथ देख लिया था। 5 मिनट अभी पूरे नहीं हुए थे। बीरबल शांत भाव से सिंहासन से उतरे, नीचे आए, और अकबर के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी भंगिमा फिर से एक विनम्र दरबारी वाली हो गई थी। अकबर धीरे धीरे आगे बढ़े और बिना कुछ कहे वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनका चेहरा भावनाओं के तूफान से गुजर रहा था, आश्चर्य, सम्मान, आत्मग्लानि और अपने मित्र के लिए एक नया, असीम आदर। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पूरे दरबार को संबोधित किया। आज बीरबल ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने हमें एक आईना दिखाया है। एक ऐसा आईना जिसमें हमने अपनी सल्तनत की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की छवि देखी है। हमने पूछा था कि ईश्वर कहाँ है और क्या करता है। अकबर ने कहना जारी रखा, उनकी आवाज में अब एक गहरी विनम्रता थी। और हमें जवाब मिला कि ईश्वर न्याय और संतुलन का नाम है। वह शक्ति के अहंकार को तोड़ता है और विनम्रता की परीक्षा लेता है। आज बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा सिंहासन ज्ञान का होता है, सोने और हीरे का नहीं। फिर वह बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम हारे नहीं, तुम जीते भी नहीं। तुमने आज हमें जिता दिया।
तुमने इस शहंशाह को उसके अहंकार से जिता दिया। हम तुम्हें क्या इनाम दें, समझ नहीं आता। तुमने जो हमें दिया है वह हमारी पूरी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती है। अकबर ने अपने गले से बेशकीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। अध्याय 5 सबक और परिणाम। यह घटना मुगल दरबार के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। इसने न केवल अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत किया, बल्कि दरबार के माहौल पर भी इसका गहरा असर पड़ा। हकीम मिर्जा बेग और अन्य दरबारी जो बीरबल की बुद्धि को सिर्फ चालाकी समझते थे, उन्हें आज पहली बार एहसास हुआ कि बीरबल की शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ और साहस में है। बीरबल ने जो किया था वह कोई साधारण व्यक्ति करने की सोच भी नहीं सकता था। शहंशाह के सिंहासन पर बैठना और फिर उसे ही पाठ पढ़ाना, इसके लिए असाधारण साहस और अपनी बुद्धि पर अटूट विश्वास चाहिए था। अकबर भी इस घटना के बाद बदल गए। उनका बौद्धिक अहंकार विनम्रता में बदल गया। वह समझ गए कि एक शासक का काम केवल सवाल पूछना नहीं, बल्कि जवाबों को सुनने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना भी है। वह अक्सर अपने दरबारियों से कहते, सवाल पूछना आसान है, लेकिन एक ऐसा जवाब देना जो सवाल पूछने वाले को ही बदल दे, वही सच्ची बुद्धिमानी है। इस घटना के कई महीनों बाद एक शाम जब अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे, तो अकबर ने पूछा, बीरबल, हमें सच सच बताओ, उस दिन जब तुमने सिंहासन मांगा था तो क्या तुम्हें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा? अगर तुम्हारा जवाब हमें पसंद नहीं आता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह डर तो लगा था, लेकिन मुझे अपनी बुद्धि से ज्यादा आपके न्याय पर भरोसा था। मैं जानता था कि आप एक ऐसे शहंशाह हैं जो जवाब की सच्चाई को उसके कहने वाले के पद से ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने आगे कहा, और सच कहूं तो मेरे पास कोई दूसरा जवाब था भी नहीं। जब सवाल आस्था और विश्वास के दायरे का हो तो उसका जवाब तर्क से नहीं, अनुभव से ही दिया जा सकता है। मैंने आपको वही अनुभव कराने की कोशिश की जो शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर एक शक्ति है जो निरंतर कर्म कर रही है, और उसका सबसे बड़ा कर्म है संतुलन बनाना। अकबर ने सिर हिलाया। तुमने सही किया बीरबल। तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमें दिखाया। और जो दिखाया जाता है उसे इंसान कभी नहीं भूलता। यह कहानी वह सवाल जिसका कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक चतुराई का किस्सा बनकर नहीं रह गई। यह एक गहरा आध्यात्मिक पाठ बन गई। यह हमें सिखाती है कि दुनिया के सबसे बड़े सवालों के जवाब अक्सर हमारे आसपास, हमारे कर्मों में और हमारे रिश्तों में ही छिपे होते हैं। उन्हें खोजने के लिए बड़ी बड़ी किताबों की नहीं, बल्कि एक खुली और साहसी दृष्टि की जरूरत होती है। बीरबल ने उस दिन साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे अच्छा जवाब वह होता है जो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल पूछने वाले को ही जवाब बनने पर मजबूर कर देता है। और यही सच्ची बुद्धि की पहचान है, जो समस्याओं को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और बीरबल की कहानी, जब बीरबल छुट्टी पर गए। लगभग शब्दों में, जब बीरबल छुट्टी पर गए। अध्याय 1 ताज का बोझ और एक जरूरी अवकाश। मुगलिया सल्तनत का सूरज आसमान पर अपनी आभा आभा बिखेर रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका चारों दिशाओं में बजता था। आगरा का किला सत्ता का केंद्र था, एक ऐसा भव्य मंच जहां रोज नए नाटक खेले जाते थे, न्याय के, राजनीति के, ज्ञान के और कभी कभी मानवीय भावनाओं के भी। इस मंच के सबसे कुशल निर्देशक थे शहंशाह अकबर, और उनके सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता, या यूं कहें कि सूत्रधार, थे उनके प्रिय सलाहकार राजा बीरबल। अकबर और बीरबल का संबंध महज एक बादशाह और दरबारी का नहीं था।
यह दो मस्तिष्कों का मिलन था, दो दिलों का संवाद था। अकबर के मन में जब भी कोई जटिल प्रश्न उठता, कोई ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाना नामुमकिन लगता, तो उनकी आंखें अनायास ही दरबार में एक खास जगह पर टिक जाती थीं, वह जगह जहां बीरबल बैठते थे। और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान और शांत आंखों के साथ हर बार उस गुत्थी को ऐसे सुलझाते जैसे कोई रेशम के धागे को उंगलियों से सहलाकर सीधा कर दे। लेकिन निरंतर जलता हुआ दीपक भी तेल मांगता है। पिछले कई महीनों से सल्तनत के कामों का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उत्तर पश्चिम से उठते विद्रोह की आहट, दक्षिण के राज्यों के साथ नए समझौते, लगान की नई नीतियां और दरबार की अनथीन साजिशें, इन सबने शहंशाह के साथ साथ बीरबल को भी मानसिक रूप से थका दिया था। एक शाम जब दीवान-ए-कास की बैठक समाप्त हुई, तो अकबर ने देखा कि बीरबल की चाल में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं थी। उनकी आंखों के नीचे हल्के गड्ढे पड़ गए थे और उनके चेहरे पर एक गहरी थकान छाई हुई थी, जिसे वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की असफल कोशिश कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ते हुए कहा, आज तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। क्या कोई परेशानी है? बीरबल ने एक हल्की सांस ली। नहीं आलमपनाह, ऐसी कोई खास बात नहीं। बस बस कुछ दिनों से यह महल, यह दरबार, यह राजनीति, सब एक भारी बोझ सा लगने लगा है। अकबर रुक गए और बीरबल की ओर मुड़े। उन्होंने पहली बार अपने सबसे चतुर मित्र की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। यह उस योद्धा की थकान थी जो अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुका हो। हमें लगता है कि तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है, अकबर ने नर्म आवाज में कहा। बहुत समय हो गया तुम्हें अपने परिवार से मिले, अपने गांव की मिट्टी को देखे। बीरबल के चेहरे पर एक क्षण के लिए चमक आ गई। उनके गांव का ख्याल, उनकी पत्नी और बच्चों का चेहरा, खेतों की सोंधी महक और गांव के चौपाल की सरल बातें, यह सब उनके लिए किसी स्वप्न जैसा था। लेकिन अगले ही पल वह बुझ गई। आलमपनाह, मैं आपको और सल्तनत को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? इतने सारे जरूरी काम अधूरे पड़े हैं। सल्तनत का काम कभी खत्म नहीं होता, बीरबल, अकबर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यह एक बहती हुई नदी है। तुम कुछ समय के लिए किनारे पर बैठकर सुस्ता लोगे तो नदी बहना बंद नहीं कर देगी। तुम्हारी जगह दरबार में कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी सेहत और तुम्हारी मानसिक शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम हमारे लिए सिर्फ एक सलाहकार नहीं, एक दोस्त हो। शहंशाह की आंखों में सच्ची चिंता देखकर बीरबल का दिल भर आया। उन्होंने सिर झुकाकर इस अनकहे स्नेह को स्वीकार किया। जैसा आपका हुक्म जहांपनाह, उन्होंने कहा। मैं कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव जाना चाहूंगा। कुछ हफ्ते नहीं, अकबर ने दृढ़ता से कहा। पूरे 2 महीने। जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी पुरानी शरारत और आंखों में वही चमक न लौट आए। हम दरबार संभाल लेंगे। यह फैसला हो गया। अगले दिन बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यह खबर दरबार में आग की तरह फैल गई। बीरबल के शुभचिंतक उनके लिए खुश थे, लेकिन जो दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। उन्हें लगा कि अब उन्हें शहंशाह के करीब आने और अपनी काबिलियत साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इन दरबारियों में सबसे आगे थे हकीम मिर्जा बेग। मिर्जा बेग बुखारा के एक प्रतिष्ठित विद्वान परिवार से थे। वह शास्त्रों, कानून और तर्कशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्हें अपनी किताबी विद्या पर बहुत घमंड था और वह बीरबल को एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ लच्छेदार बातें बनाकर और हाजिर जवाबी से शहंशाह को बहलाते हैं, जबकि असली ज्ञान तो उनके जैसे विद्वानों के पास है। बीरबल की अनुपस्थिति उनके लिए एक वरदान की तरह थी।
जब बीरबल विदा लेने के लिए अकबर के सामने पेश हुए तो शहंशाह ने उन्हें गले लगाया और कहा, याद रखना बीरबल, तुम्हारी जगह हमेशा काली रहेगी। जल्दी लौटना। बीरबल एक साधारण सी बग्घी में बैठकर आगरा के किले से बाहर निकले। जैसे जैसे शहर की भीड़ और शोर पीछे छूटता गया, उनके चेहरे पर शांति की परतें जमने लगीं। वह उस दुनिया की ओर जा रहे थे जहां पद और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि प्रेम और सादगी का राज था। और पीछे आगरा के किले में एक शून्य पैदा हो गया था, जिसे भरने के लिए कई महत्वाकांक्षी गिद्ध पंख फैलाए तैयार बैठे थे। अध्याय 2, सूना दरबार और एक नए दावेदार का उदय। बीरबल के जाने के बाद शुरुआती कुछ दिन तो सामान्य रूप से बीते। अकबर ने खुद को सल्तनत के कामों में व्यस्त कर लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी। अब दरबार में वह पैनी हाजिर जवाबी नहीं थी जो किसी भी गंभीर माहौल को हल्का कर देती थी। अब कोई ऐसा नहीं था जो शहंशाह के एक इशारे से उनके मन की बात समझ जाए। दरबार अब एक नीरस और औपचारिक जगह बनकर रह गया था। दरबारी आते, अपनी रिपोर्ट पेश करते, सिर झुकाते और चले जाते। अकबर को लगने लगा जैसे वह इंसानों से नहीं, बल्कि चलती फिरती किताबों से बात कर रहे हैं। इसी सूनेपन का फायदा उठाने के लिए हकीम मिर्जा बेग ने कमर कस ली। उन्होंने शहंशाह के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया। वह हर मौके पर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते। अगर लगान का कोई मसला आता तो वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से श्लोक सुनाने लगते। अगर न्याय का कोई मामला आता तो वह इस्लामी शरिया और प्राचीन हिंदू संहिताओं के जटिल कानूनों का हवाला देते। अकबर उनकी विद्वता से प्रभावित तो थे, लेकिन उन्हें मिर्जा बेग की बातों में वह सरलता और व्यावहारिकता नहीं मिलती थी जो बीरबल की खासियत थी। मिर्जा बेग की हर सलाह किताबों से निकलती थी, इंसानी भावनाओं और परिस्थितियों से नहीं। एक दिन काबुल से आए एक राजदूत ने फारसी में एक जटिल कविता सुनाई, जिसमें उसने अपने राजा की तारीफ के साथ साथ कुछ मांगे भी छिपा दी थीं। कविता इतनी गूढ़ थी कि दरबारी सिर्फ वाह वाह करते रहे, लेकिन उसका असली मतलब कोई नहीं समझ पाया। अकबर ने मिर्जा बेग की ओर देखा। मिर्जा बेग ने तुरंत खड़े होकर उस कविता का शब्दशः अनुवाद किया और उसके व्याकरण की बारीकियों पर एक लंबा भाषण दे डाला। लेकिन वह उस कविता में छिपे राजनीतिक व्यंग्य और कूटनीति को पकड़ने में नाकाम रहे। अकबर ने मन ही मन सोचा, अगर बीरबल यहाँ होता तो वह इस कविता की खाल खींच लेता और राजदूत को उसी की भाषा में ऐसा जवाब देता कि वह निरुत्तर हो जाता। बीरबल की कमी अब एक चुभन बन गई थी। मिर्जा बेग को भी यह एहसास हो रहा था कि वह शहंशाह को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें एक बड़े मौके की तलाश थी, एक ऐसी जटिल समस्या जिसे हल करके वह यह साबित कर सकें कि वह बीरबल से कम नहीं बल्कि ज्यादा बेहतर हैं। और जल्द ही किस्मत ने उन्हें यह मौका दे भी दिया। एक ऐसी समस्या दरबार में आई जो किसी युद्ध या संधि से भी ज्यादा पेचीदा थी। यह एक पेड़ का मामला था, एक आम का पेड़। अध्याय 3, चमत्कारी आम का पेड़। आगरा से कुछ कोस दूर यमुना के किनारे बसे एक गांव में दो किसान रहते थे, लालचंद और खीमचंद। दोनों के खेत एक दूसरे से सटे हुए थे। उनके खेतों की मेड़ पर एक पुराना विशाल आम का पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। गांव वालों का मानना था कि यह एक चमत्कारी पेड़ है। कहते हैं कि इस पेड़ के आम इतने रसीले और मीठे होते थे कि जो भी उन्हें खाता उसके रोग दूर हो जाते थे। इसकी लकड़ी से कभी धुआं नहीं उठता था और इसकी छांव में बैठने से मन को अलौकिक शांति मिलती थी। इस पेड़ की वजह से उस गांव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बरसों से दोनों किसान उस पेड़ के फलों को आधा आधा बांटते आए थे और कोई विवाद नहीं था।
लेकिन इस साल फसल असाधारण रूप से अच्छी हुई। पेड़ आमों से लद गया था और यहीं से लालच ने जन्म लिया। खीमचंद, जो स्वभाव से थोड़ा धूर्त और लालची था, ने अचानक दावा कर दिया कि पूरा पेड़ उसका है। उसका तर्क था कि पेड़ का तना और जड़ें उसके खेत की जमीन में हैं, इसलिए पेड़ पर उसका एलिनाइजिस एकमात्र अधिकार है। लालचंद, जो एक सीधा सादा और ईमानदार किसान था, इस दावे से स्तब्ध रह गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? इस पेड़ का बीज 20 साल पहले मैंने अपने हाथों से बोया था। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। तुम तो बस इसे पानी देते थे क्योंकि तुम्हारे खेत में कुआं है। बीज मेरा, मेहनत मेरी, तो पेड़ तुम्हारा कैसे हो गया? विवाद बढ़ गया। गांव की पंचायत बैठी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। खीमचंद का तर्क कानूनी रूप से मजबूत लग रहा था। पेड़ जिसकी जमीन पर खड़ा होता है, उसी का माना जाता है। लेकिन लालचंद का दावा नैतिक रूप से सही था। जिसने बीज बोया, वही असली मालिक होना चाहिए। मामला इतना उलझ गया कि उसे शाही दरबार में शहंशाह अकबर के पास न्याय के लिए भेजा गया। जब यह अनोखा मुकदमा दीवान-ए-आम में पेश हुआ, तो सभी दरबारी हैरान रह गए। यह संपत्ति का विवाद तो था, लेकिन इसमें भावनाएं और नैतिकता इस कदर उलझी हुई थीं कि कोई सीधा फैसला देना नामुमकिन लग रहा था। अकबर ने दोनों किसानों की दलीलें सुनी। उन्हें लालचंद की बातों में सच्चाई नजर आई, लेकिन खीमचंद का कानूनी दावा भी खारिज नहीं किया जा सकता था। वह एक दुविधा में पड़ गए। अगर वह कानून के हिसाब से फैसला देते, तो एक मेहनती इंसान के साथ अन्याय होता, और अगर वह नैतिकता के आधार पर फैसला देते, तो सल्तनत के भूमि कानूनों की अवहेलना होती। उन्होंने अपने सलाहकारों की ओर देखा। सबने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा, पेड़ को कटवाकर लकड़ी दोनों में बांट दी जाए। किसी ने कहा, पेड़ को शाही संपत्ति घोषित कर दिया जाए। यह सब सुनकर अकबर का सिर चकरा गया। उन्हें फिर बीरबल की याद आई। वह जानते थे कि बीरबल इस मामले को चुटकियों में सुलझा देते, क्योंकि वह कानून की किताबों से नहीं, बल्कि इंसान की नीयत से फैसला करते थे। तभी हकीम मिर्जा बेग ने खड़े होकर कहा, आलमपनाह, अगर इजाजत हो तो इस दास को इस गुत्थी को सुलझाने का एक अवसर प्रदान किया जाए। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। बोलो मिर्जा बेग, क्या हल है तुम्हारे पास? मिर्जा बेग को अपना बहुप्रतीक्षित मौका मिल गया था। अध्याय 4, तर्क की विफलता। हकीम मिर्जा बेग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। जहांपनाह, यह मामला अत्यंत सरल है। हमें भावनाओं में बहकर सल्तनत के स्थापित नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। भूमि कानून साफ कहता है कि जो वस्तु जिस भूमि पर स्थित है, उस पर भूमि के स्वामी का अधिकार है। चूंकि पेड़ का मुख्य भाग खीमचंद के खेत में है, अतः कानूनी रूप से पेड़ उसी का है। उसने अपनी बात को वजन देने के लिए फारसी और अरबी के कई कानूनी ग्रंथों का हवाला दिया। उसने तर्क दिया कि अगर आज लालचंद के पक्ष में फैसला दिया गया, तो कल कोई भी किसी की जमीन पर बीज फेंककर उसकी फसल पर हक जताने लगेगा। इससे सल्तनत में अराजकता फैल जाएगी। न्याय कठोर हो सकता है जहांपनाह, लेकिन उसे निष्पक्ष होना चाहिए। मिर्जा बेग ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि पेड़ का मालिकाना हक खीमचंद को दिया जाए। हाँ, हम लालचंद की मेहनत के बदले में उसे खीमचंद से कुछ मुआवजा दिलवा सकते हैं। मिर्जा बेग का तर्क अकाट्य था। कानून की दृष्टि से वह बिल्कुल सही था। दरबार के अधिकांश अमीर और काजी उसकी बात से सहमत दिखे। खीमचंद का चेहरा खुशी से दमक उठा, जबकि लालचंद आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसके साथ घोर अन्याय होने जा रहा है। अकबर खामोश थे।
उनका दिल कह रहा था कि यह फैसला गलत है। यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का दिखावा है। एक लालची आदमी को इनाम दिया जा रहा था और एक सच्चे मेहनती इंसान को सजा। लेकिन उनके पास मिर्जा बेग के तर्कों का कोई तोड़ नहीं था। ठीक है मिर्जा बेग, अकबर ने भारी मन से कहा, हम तुम्हारे सुझाव पर विचार करेंगे। इस मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। दरबार हो गया। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वह अपने महल के झरोखे में खड़े होकर तारों को देखते रहे और सोचते रहे, क्या एक शासक का काम सिर्फ कानून की लकीर पीटना है? क्या न्याय और सत्य में कोई फर्क नहीं है? उन्हें बीरबल पर गुस्सा भी आया। कहाँ चला गया वह? जब सल्तनत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह गांव में आराम कर रहा है। अगली सुबह जब अकबर दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने फैसला कर लिया था, वह अन्याय नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने अपने सबसे तेज घुड़सवार हरकारे को बुलाया। तुम अभी इसी वक्त बीरबल के गांव के लिए निकलो। दिनरात घोड़ा दौड़ाना। उससे कहना कि शहंशाह ने उसे फौरन याद किया है। कहना कि सल्तनत एक पेड़ के विवाद में उलझ गई है और उसका न्याय तुम्हारी बुद्धि के बिना संभव नहीं। हरकारा सिर झुकाकर तूफान की गति से निकल पड़ा। अकबर दरबार में पहुंचे और ऐलान किया, इस पेड़ के मामले का फैसला अभी नहीं होगा। हमने इस मामले पर और विचार करने के लिए इसे स्थगित कर दिया है। मिर्जा बेग यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि आज उसकी जीत पर मुहर लग जाएगी, लेकिन शहंशाह ने फैसला टाल दिया था। उसे शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। अध्याय 5 राजकीय बुलावा और गांव का जीवन। हरकारा कई दिनों की अथक यात्रा के बाद बीरबल के गांव पहुंचा। यह गांव आगरा की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। यहाँ ऊंची हवेलियां नहीं, मिट्टी के घर थे। यहाँ संगमरमर के फर्श नहीं, धूल भरी पगडंडियां थीं। हवा में इत्र की नहीं, बल्कि गीली मिट्टी, ताजे गोबर और खिले हुए फूलों की मिलीजुली महक थी। हरकारे ने पूछा, राजा बीरबल का घर कहाँ है? एक लड़के ने हंसकर जवाब दिया, यहाँ कोई राजा नहीं रहता। हाँ, बीरबल भैया का घर उस नीम के पेड़ के पास है। हरकारा हैरान रह गया। सल्तनत का दूसरा सबसे शक्तिशाली आदमी यहाँ सिर्फ बीरबल भैया था। जब वह बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल एक साधारण सी धोती कुर्ता पहने अपने छोटे बेटे के साथ कंचे खेल रहे थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बस एक पिता का असीम स्नेह और संतोष था। हरकारे को देखकर वह चौंके। तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? बीरबल ने पूछा। हरकारे ने शहंशाह का संदेश सुनाया। पेड़ का विवाद, शहंशाह की दुविधा और तत्काल वापसी का हुक्म, सब कुछ विस्तार से बताया। बीरबल ने पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्हें पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। उन्होंने हरकारे को आराम करने और भोजन करने को कहा। उस शाम गांव के चौपाल पर बीरबल के आसपास गांव वाले जमा हो गए। वे सब चिंतित थे। क्या तुम्हें फिर से जाना होगा? बीरबल एक बूढ़े चाचा ने पूछा। अभी तुम्हें आए कुछ ही दिन हुए हैं। बीरबल ने कहा, हाँ चाचा, जाना तो पड़ेगा। शहंशाह का हुक्म है और मेरा फर्ज भी। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस काम को निपटाकर वापस आऊंगा। अगली सुबह जब बीरबल जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना। शहर की राजनीति बहुत कुटिल होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त किया और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। गांव से विदा लेते समय उनकी आंखों में एक पल के लिए वही उदासी लौटी
लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह जानते थे कि उनका असली कर्मक्षेत्र आगरा का दरबार ही है। कि वापसी की यात्रा में बीरबल उस पेड़ के बारे में सोचते रहे। उन्होंने हरकारे से दोनों किसानों लालचंद और खीमचंद के स्वभाव के बारे में और गांव वालों की राय के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल कर ली। जब तक वह आगरा पहुंचे, उनके दिमाग में समाधान की एक धुंधली सी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। अध्याय 6 बुद्धि की वापसी। बीरबल के आगरा पहुंचने की खबर ने दरबार में खलबली मचा दी। हकीम मिर्जा बेग का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया था कि शहंशाह ने फैसला क्यों टाला था। बीरबल के मित्र और प्रशंसक खुश थे। उन्हें यकीन था कि अब न्याय होकर रहेगा। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के सामने पेश हुए। अकबर उन्हें देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। आ गए तुम, बीरबल। हमें यकीन था कि तुम आओगे, अकबर ने कहा। आलमपनाह, आपका बुलावा हो और यह सेवक हाजिर न हो, यह कैसे हो सकता है? कहिए, ऐसा क्या आन पड़ा कि एक पेड़ ने पूरी सल्तनत को हिला दिया? बीरबल ने अपनी परिचित शरारती मुस्कान के साथ पूछा। अकबर ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, दोनों किसानों के दावे, मिर्जा बेग के कानूनी तर्क और अपनी दुविधा। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, आलमपनाह, हकीम साहब अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कानून वही कहता है जो उन्होंने बताया। लेकिन कानून इंसानों के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं। न्याय की आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बंधी होती कि वह कुछ देख न सके, बल्कि इसलिए कि वह बिना किसी भेदभाव के सच को देख सके। और सच हमेशा किताबों में नहीं लिखा होता। तो अब क्या किया जाए? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे उन दोनों किसानों लालचंद और खीमचंद से अकेले में मिलना है, बीरबल ने कहा। और मुझे वह पेड़ भी अपनी आंखों से देखना है। कल सुबह हम उस गांव चलेंगे। अगली सुबह एक छोटा सा शाही काफिला उस गांव की ओर रवाना हुआ। अकबर, बीरबल, मिर्जा बेग और कुछ अन्य दरबारी भी साथ थे। गांव पहुंचकर वे सीधे उस चमत्कारी पेड़ के पास गए। पेड़ सचमुच भव्य था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी छाव बहुत घनी थी। बीरबल ने पहले लालचंद को बुलाया। लालचंद, तुम सच सच बताओ, तुम इस पेड़ को अपना क्यों मानते हो? लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, 20 साल पहले मेरे पिता ने मुझे इसका बीज देते हुए कहा था कि बेटा, पेड़ लगाना यज्ञ करने जैसा होता है। मैंने इसे बोया, इसे जानवरों से बचाया, इसके आसपास की घास साफ की। जब यह छोटा था तो मैं दूर दूर से पानी लाकर इसे सींचता था। यह मेरे लिए पेड़ नहीं, मेरा बेटा है। मैं इसके फल का लालची नहीं हूं, लेकिन मैं इसे किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं देख सकता जो इसे सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा समझता हो। उसकी आंखों में सच्चाई की नमी थी। फिर बीरबल ने खीमचंद को बुलाया। खीमचंद, तुम्हारा क्या कहना है? खीमचंद ने अकड़कर कहा, हुजूर, ज्यादा बात क्या करनी। जमीन मेरी तो पेड़ मेरा। कानून यही कहता है। मैंने भी इसे पानी दिया है। मेरे कुएं का पानी पीकर ही यह इतना बड़ा हुआ है। उसकी बातों में हक था, लेकिन लगाव नहीं। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराए। फिर वह अकबर की ओर मुड़े और बोले, आलमपनाह, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। लेकिन दरबार में सबके सामने इसे साबित करना होगा। कल हम इसका फैसला करेंगे। अध्याय 7 पेड़ की परीक्षा। अगले दिन दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। लालचंद और खीमचंद कटघरे में खड़े थे। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। हकीम मिर्जा बेग भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहे थे, यह जानने के लिए कि बीरबल कानून के खिलाफ जाकर कौन सा नया तमाशा करते हैं।
बीरबल ने खड़े होकर कहा, आलमपनाह और दरबार के सभी सदस्यगण, मैंने इस मामले की गहराई से जांच की है। कानून और भावना दोनों अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस पेड़ का फैसला हम नहीं बल्कि खुद पेड़ करेगा। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। पेड़ कैसे फैसला करेगा? बीरबल ने दो सिपाहियों को बुलाया, जिनके हाथ में एक बड़ी और तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। यह पेड़ दोनों के बीच विवाद की जड़ है, बीरबल ने ऐलान किया। जब तक यह पेड़ रहेगा, विवाद रहेगा। इसलिए न्याय का तकाजा है कि इस विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। हुक्म दिया जाता है कि इस पेड़ को बीच से काटकर आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए। लकड़ी जिसकी जितनी जमीन में है वह उतनी ले ले। यह फैसला सुनकर खीमचंद की आंखें चमक उठीं। वाह, क्या न्याय है! मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। उसे लगा कि अगर फल नहीं तो कम से कम कीमती लकड़ी तो मिलेगी। लेकिन लालचंद यह सुनकर कांप उठा। वह चीख पड़ा, नहीं, नहीं हुजूर, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पेड़ को मत काटिए। वह रोता हुआ बीरबल के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे नहीं चाहिए यह पेड़। भले ही इसका सारा हक खीमचंद को दे दीजिए। मैं इसके फल, इसकी लकड़ी, इसकी छां कुछ नहीं लूंगा। मैं दूर से ही इसे देखकर खुश रहूंगा। पर खुदा के वास्ते इसे काटिए मत। यह मेरा बेटा है, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। लालचंद की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी को उस पिता का दर्द महसूस हो रहा था जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। बीरबल ने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया। वह अकबर की ओर मुड़े और बोले, आलमपनाह, फैसला हो चुका है। अध्याय 8, ज्ञान का सच्चा अर्थ। बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, असली माँ वही होती है जो बच्चे को बंटते हुए देखने के बजाय उसे दूसरी औरत को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। उसी तरह पेड़ का असली मालिक और पालक वही हो सकता है जो उसे कटते हुए देखने के बजाय अपना हक छोड़ने को तैयार हो। खीमचंद का लगाव पेड़ से नहीं, उसके लाभ से था। इसीलिए उसे पेड़ के कटने में भी अपना फायदा नजर आया। लेकिन लालचंद का प्रेम निस्वार्थ था। उसने पेड़ को जन्म दिया, उसे पाला, और एक सच्चे पिता की तरह वह उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। बीरबल ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। आथा, यह दरबार इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस चमत्कारी आम के पेड़ का एकमात्र अधिकारी लालचंद है। खीमचंद को आज के बाद उस पेड़ की ओर आंख उठाकर देखने का भी कोई हक नहीं होगा। और लालचंद को धोखा देने और दरबार का समय बर्बाद करने के जुर्म में खीमचंद को 100 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाता है। पूरा दरबार राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। लालचंद के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हकीम मिर्जा बेग का सिर शर्म से झुका हुआ था। आज उसे समझ आया कि किताबों में लिखा कानून और दिलों में लिखा न्याय दो अलग अलग चीजें हैं। अकबर अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमें फिर से सिखाया कि एक शासक का दिल कैसा होना चाहिए। तुम्हारी छुट्टी सफल हुई। तुम अपने साथ केवल ताजगी ही नहीं बल्कि ज्ञान की एक नई मिसाल भी लेकर आए हो। उन्होंने मिर्जा बेग की ओर देखा और कहा, हकीम साहब, ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है बल्कि उसे सही समय और सही जगह पर मानवता के हित में इस्तेमाल करना है। इसे ही हिकमत, बुद्धि कहते हैं। और तुम्हारे पास इल्म, ज्ञान तो बहुत है, पर हिकमत तुम्हें बीरबल से सीखनी होगी। उस दिन के बाद मिर्जा बेग का घमंड टूट गया और वह सचमुच बीरबल का सम्मान करने लगा।
शाम को जब अकबर और बीरबल अकेले थे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच पेड़ को कटवाने वाले थे? बीरबल हंसे, कभी नहीं आलमपना। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था कि असली मालिक कौन है। यह निश्चित रूप से प्रस्तुत है शहंशाह अकबर, उनके साले और एक टोकरी धूप की विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में। अकबर और एक टोकरी धूप। अध्याय 1, ईर्ष्या की पहली चिंगारी। यह उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम न केवल उनकी जीती हुई जंगों के लिए बल्कि उनके ज्ञान, न्याय और कला के प्रति प्रेम के लिए भी दूर दूर तक मशहूर था। आगरा का किला सल्तनत का धड़कता हुआ दिल था और उस दिल की आत्मा थी अकबर की सभा, विशेषकर उनके नवरत्न। इन 9 जवाहरातों में सबसे चमकदार हीरा थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के किस्से लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक शहंशाह और उसके सलाहकार का नहीं था। वे मित्र थे, एक दूसरे के बौद्धिक पूरक थे। अकबर जहां शक्ति और शासन का प्रतीक थे, वहीं बीरबल ज्ञान और विवेक की शांत धारा थे। अकबर को जटिल से जटिल समस्या बीरबल के सामने रखने में आनंद आता था और बीरबल हर बार अपनी चतुराई से शहंशाह को ही नहीं बल्कि पूरे दरबार को चकित कर देते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। बीरबल की बढ़ती ख्याति और शहंशाह से उनकी नजदीकी दरबार के कई अमीरों और सलाहकारों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। वे बीरबल को एक बाहरी व्यक्ति मानते थे, एक ब्राह्मण जो अपनी जबान के जादू से शहंशाह पर कब्जा जमाए हुए था। इस ईर्ष्या की आग में सबसे ज्यादा जलने वाला व्यक्ति था शहंशाह का अपना साला शाहरयार खान। शाहरयार खान मलिका हिंद जोधा बाई का भाई था। इस रिश्ते ने उसे दरबार में एक ऊंचा मुकाम तो दिया था, लेकिन काबिलियत के मामले में वह बिल्कुल खोखला था। वह घमंडी, कम अक्ल और बेहद महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि शहंशाह का सबसे खास सलाहकार होने का हक केवल उसका है, क्योंकि वह रिश्ते में उनके सबसे करीब था। लेकिन हर बार अकबर किसी भी महत्वपूर्ण मसले पर बीरबल की राय को ही तरजीह देते थे। यह बात शाहरयार को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन दीवान-ए-आम में एक पेचीदा मसला पेश हुआ। पड़ोसी राज्य से आए एक दूत ने 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली मोतियों की मालाएं पेश कीं और कहा, हमारे महाराज ने शहंशाह हिंद के लिए यह तोहफा भेजा है। इनमें से एक माला असली बसरा के मोतियों की है, जिसकी कीमत बेशुमार है। दूसरी माला कांच के मोतियों की है, जो हूबहू असली जैसी दिखती है। शर्त यह है कि बिना छुए या तोड़े आपको बताना है कि असली माला कौन सी है। दरबार के सारे जौहरी और ज्ञानी सिर खुजलाने लगे। दोनों मालाएं एक धागे में पिरोई हुई थीं और शीशे के एक संदूक में रखी थीं। उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। शाहरयार खान ने आगे बढ़कर बड़ी बड़ी बातें की, यह तो मामूली बात है आलमपना। मोतियों की चमक देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन जब उसने बताने की कोशिश की तो वह बुरी तरह उलझ गया और कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, कोशिश करूंगा जहांपना। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि वह संदूक को दरबार के उस हिस्से में ले जाए जहां तेज धूप आ रही हो। फिर उन्होंने एक मलमल का महीन कपड़ा मंगवाया। उन्होंने कपड़े को उस संदूक पर कुछ देर के लिए डाल दिया जहां मालाएं रखी थीं। कुछ पलों बाद जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो एक माला सामान्य दिख रही थी, जबकि दूसरी माला के मोती हल्के हल्के गर्म और नमीयुक्त लग रहे थे। उनकी चमक में एक ठंडक सी थी। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, जो माला ठंडक का एहसास दे रही है
वही असली मोतियों की है। असली मोती स्वभाव से शीतल होते हैं और धूप में भी अपनी ठंडक बनाए रखते हैं, जबकि कांच धूप में तुरंत गर्म हो जाता है। दूत ने बीरबल के ज्ञान को सलाम किया और पुष्टि की कि उनका जवाब बिल्कुल सही था। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर ने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर बीरबल को इनाम में दे दी। यह दृश्य देखकर शाहरयार खान का चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ गया। आज उसे अपनी बेइज्जती का एहसास पहले से कहीं ज्यादा हुआ। उसने उसी पल तय कर लिया कि वह बीरबल को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह शहंशाह की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाए। उसे कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिसमें बीरबल की बुद्धि नहीं, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। उसे एक ऐसा काम खोजना था जो असंभव हो, इतना असंभव कि खुदा भी उसे पूरा न कर सके। अध्याय 2 एक असंभव षड्यंत्र। उस रात शाहरयार खान को नींद नहीं आई। वह अपने महल के झरोखे में खड़ा चांद को घूरता हुआ बीरबल को नीचा दिखाने के मंसूबे बना रहा था। वह जानता था कि सीधी दिमागी लड़ाई में वह बीरबल से कभी नहीं जीत सकता। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो तर्क और बुद्धि के दायरे से बाहर हो। अचानक उसकी नजर चांद की शीतल चांदनी पर पड़ी, जो जमीन पर फैली हुई थी। वह उसे देख तो सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता था। और तभी उसके शैतानी दिमाग में एक विचार कौंधा। चांदनी से भी ज्यादा चंचल, ज्यादा पकड़ में न आने वाली चीज क्या है? सूरज की रोशनी, धूप। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे अपना हथियार मिल गया था। एक ऐसा हथियार जिसके सामने बीरबल की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। अगली सुबह शाहरयार खान बहुत सवेरे ही शहंशाह अकबर के निजी कक्ष में पहुंच गया। उसने बहुत ही विनम्र और चिंतित होने का नाटक किया। आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं आपकी सल्तनत की भलाई के लिए एक फिक्र लेकर हाजिर हुआ हूं, उसने सिर झुकाकर कहा। अकबर, जो उस समय अपनी सुबह की इबादत की तैयारी कर रहे थे, चौंके। क्या बात है शाहरयार? ऐसी क्या चिंता है जो तुम्हें सुबह सुबह यहाँ ले आई? शाहरयार ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हो। जहां पनाह, मैं देख रहा हूं कि आप बीरबल पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। बेशक वह चतुर है, लेकिन उसकी चतुराई शब्दों का खेल मात्र है। वह मुश्किल सवालों के आसान जवाब देकर आपको और दरबार को भ्रमित कर देता है। लेकिन क्या वह सचमुच उतना ही चमत्कारी है जितना वह दिखाता है? क्या वह कोई ऐसा काम कर सकता है जो सचमुच असाधारण हो? अकबर को उसकी बातों में ईर्ष्या की गंध आई, फिर भी उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मेरा मतलब है, जहां पनाह, क्यों न बीरबल की एक असली परीक्षा ली जाए, शाहरयार ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा। उसे कोई ऐसा काम दिया जाए जिसे पूरा करने के लिए केवल दिमाग ही नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति या असाधारण काबिलियत की जरूरत हो। अगर वह इसमें सफल हो गया तो हम सब उसे मान जाएंगे, और अगर नहीं तो सल्तनत को एक धोखेबाज सलाहकार से निजात मिल जाएगी। अकबर को यह खेल दिलचस्प लगा। वह बीरबल की क्षमताओं को जानते थे और उन्हें यह भी पसंद था कि समय समय पर उनकी बुद्धि को चुनौती दी जाए। कैसा काम शाहरयार? तुम क्या चाहते हो कि बीरबल करे? शाहरयार ने अपनी तुरुप का इक्का फेंका। वह घुटनों के बल बैठ गया और नाटकीय अंदाज में बोला, आलमपनाह, आप इस सल्तनत के सूरज हैं। आपकी शान और शौकत सूरज की तरह ही चारों दिशाओं में फैली है। आप हुक्म दें कि बीरबल आपके लिए एक टोकरी भरकर ताज़ी धूप लेकर आए। यह सुनकर अकबर एक पल के लिए सन्न रह गए। एक टोकरी धूप? शाहरयार, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह कैसे मुमकिन है?
धूप कोई चीज है जिसे टोकरी में भरा जा सके। यही तो परीक्षा है, आलमपनाह, शाहरयार ने विजय भाव से कहा। अगर बीरबल सचमुच चमत्कारी है तो वह यह भी कर दिखाएगा। वह कहता है कि हर समस्या का हल होता है, तो इस समस्या का हल भी उसके पास होना चाहिए। और अगर नहीं कर सका तो यह साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक बातूनी विदूषक है। अकबर शाहरयार की मंशा समझ रहे थे। यह बीरबल को फंसाने का एक सीधा सीधा जाल था, लेकिन उनकी अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति भी जाग उठी थी। वह देखना चाहते थे कि बीरबल इस असंभव, बेतुकी और तर्कहीन मांग का सामना कैसे करता है। यह अब केवल बीरबल की नहीं बल्कि बुद्धि की ही परीक्षा थी। उन्होंने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है शाहरयार, तुम्हारी बात में दम तो है। हम बीरबल को यह काम देंगे। कल भरे दरबार में हम यह फरमान सुनाएंगे। देखते हैं वह इस चुनौती को कैसे स्वीकार करता है। शाहरयार खान की आंखों में जीत की चमक थी। उसे यकीन था कि उसने बीरबल के पतन की कहानी लिख दी है। भला दुनिया में कौन है जो सूरज की रोशनी को पकड़कर टोकरी में भर सकता है। अध्याय 3 शाही फरमान और बीरबल की चुप्पी। अगले दिन दीवान-ए-कास का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। देश के कोने कोने से आए अमीर, सूबेदार, मनसबदार और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। माहौल में एक अनकही उत्सुकता और तनाव था। शाहरयार खान आज खास तौर पर सज-धज कर आया था और उसकी आंखों में एक विजी मुस्कान थी जिसे वह छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जब सब अपनी जगह ले चुके तो शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने एक नजर पूरे दरबार पर डाली जो बीरबल पर जाकर टिक गई। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़े थे। अकबर ने अपनी गहरी और रौबदार आवाज में कहा, आज हम अपने सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल की बुद्धि की एक विशेष परीक्षा लेना चाहते हैं। यह एक ऐसा काम है जो उनकी अब तक की सभी परीक्षाओं से बढ़कर होगा। पूरे दरबार में कानाफूसी का एक हल्का शोर उठकर शांत हो गया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। अकबर ने शाहरयार की ओर देखा, जिसने उन्हें उकसाने के लिए सिर हिलाया। बीरबल, अकबर ने सीधे बीरबल को संबोधित किया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमेशा हमारी सल्तनत की मुश्किलों को अपनी बुद्धि से हल किया है। लेकिन आज हमारी एक ख्वाहिश है, एक बहुत ही साधारण सी ख्वाहिश। बीरबल ने आगे बढ़कर सिर झुकाया। हुक्म करें आलमपना। आपका हर हुक्म सिर आंखों पर। अकबर ने एक पल का नाटकीय विराम लिया और फिर ऐलान किया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक टोकरी भरकर ताज़ी सुनहरी धूप लेकर आओ। जैसे ही यह शब्द शहंशाह के मुंह से निकले, दरबार में जैसे भूचाल आ गया। पहले तो किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, फिर दबीदबी हंसी और आश्चर्य की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक टोकरी धूप, यह कैसा मजाक है। शहंशाह का दिमाग तो ठीक है। शाहरयार खान का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसने अपने साथी दरबारियों की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखा, अब फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे। दरबार के बाकी सदस्य, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि आखिरकार बीरबल का घमंड टूटेगा। बीरबल के मित्र और प्रशंसक चिंतित हो गए। यह काम तो सरासर नामुमकिन था। लेकिन इन सब प्रतिक्रियाओं के बीच केवल एक व्यक्ति था जो अविचलित खड़ा रहा, स्वयं बीरबल। उनके चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी, न कोई घबराहट। उन्होंने शहंशाह के फरमान को सुना, एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोलीं।
उनकी यह शांति शाहरयार को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। तो बीरबल, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में चुनौती का स्वर था। क्या तुम्हें हमारा हुक्म कबूल है? क्या तुम हमारे लिए एक टोकरी धूप ला सकते हो? बीरबल ने एक बार फिर अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। मैं आपके लिए एक टोकरी धूप जरूर लाऊंगा। यह सुनकर शाहरयार समेत पूरा दरबार भौंचक्का रह गया। उसने हाँ कैसे कर दी? क्या वह पागल हो गया है? या उसके पास सचमुच कोई जादू है? बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन जहांपनाह, इस खास काम के लिए मुझे कुछ मोहलत और कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या चाहिए तुम्हें? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे एक हफ्ते का समय चाहिए, बीरबल ने कहा। धूप कोई मामूली चीज नहीं है। उसे पकड़ने के लिए सही समय और सही नक्षत्रों का मेल होना जरूरी है। और मुझे महल के सबसे अच्छे कारीगरों द्वारा बनाई गई एक खास, बहुत ही मजबूत और गहरी बांस की टोकरी चाहिए होगी। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। तुम्हें एक हफ्ता दिया जाता है और जैसी टोकरी तुम चाहो वैसी तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना बीरबल, अगर एक हफ्ते बाद तुम काली हाथ आए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। मुझे आपका फैसला मंजूर है, जहांपनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा और अपनी जगह पर वापस चले गए। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन उसके सदस्यों के दिमाग में तूफान चलता रहा। शाहरयार कान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल ने बस अपनी इज्जत बचाने के लिए समय मांगा है। एक हफ्ते बाद वह खुद ही अपनी हार मान लेगा। लेकिन बीरबल के शांत चेहरे के पीछे क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। अध्याय 4, चिंतन के 7 दिन। बीरबल को एक हफ्ते की मोहलत मिल गई थी। पहले दिन उन्होंने अपने कहे अनुसार सल्तनत के सबसे बेहतरीन कारीगर को बुलवाया और उसे एक बड़ी, गहरी और मजबूत बांस की टोकरी बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कारीगर को हिदायत दी कि टोकरी की बुनाई बहुत घनी हो, ताकि उसमें से हवा भी मुश्किल से गुजर सके। कारीगर ने पूछा, राजा साहब, क्या इसमें कोई कीमती सामान रखना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, दुनिया का सबसे कीमती सामान। टोकरी का आदेश देने के बाद बीरबल जैसे सब कुछ भूल गए। वह दरबार में आते, रोजमर्रा के कामों में हिस्सा लेते, लेकिन उनका मन कहीं और होता। वह अक्सर अकेले महल के बागों में टहलते, घंटों यमुना के किनारे बैठते या शहर की भीड़ भरी गलियों में गुम हो जाते। वह लोगों को नहीं, बल्कि रोशनी और परछाई के खेल को देखते थे। वह देखते कि कैसे सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी चित्तियां बनाती हैं। वह देखते कि कैसे दोपहर की तेज धूप हर चीज को नंगा कर देती है और कैसे शाम की ढलती रोशनी हर चीज को एक नरम, सुनहरे रंग में रंग देती है। उन्होंने देखा कि धूप किसी एक जगह टिकती नहीं, वह हर पल बदलती है, चलती है, नृत्य करती है। उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है। शाहरयार खान और उसके साथी बीरबल पर नजर रखे हुए थे। वे देखते कि बीरबल कोई खास तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी खुशी और बढ़ जाती। देखो, वह तो बस आवारागर्दी कर रहा है, एक दरबारी ने शाहरयार से कहा। उसने हार मान ली है, अब बस समय काट रहा है। शाहरयार हंसकर बोला, मैंने कहा था न, उसकी सारी अक्ल बस जबान तक है। जब करने की बारी आई तो हवा निकल गई। 7वें दिन देखना, वह कैसे शहंशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। चौथे दिन बीरबल शहर के एक कुम्हार के पास पहुंचे। उन्होंने उसे एक बड़ा, चौड़े मुंह वाला घड़ा बनाने को कहा। फिर वह एक चित्रकार के पास गए और उससे कुछ खास तरह के चमकीले, पीले और सुनहरे रंग खरीदे।
यह सब वह बहुत ही खामोशी से कर रहे थे। छठे दिन की शाम को जब सूरज डूब रहा था, बीरबल अपनी बनाई हुई कांस टोकरी लेकर महल के एक ऐसे हिस्से में गए जो वीरान रहता था। वहां एक पुराना बंद कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस छत में एक छोटा सा रोशनदान था। बीरबल ने उस कमरे को अच्छी तरह साफ करवाया। सातवें दिन की सुबह पूरा आगरा शहर और शाही किला एक अजीब से इंतजार में डूबा था। आज बीरबल की परीक्षा का आखिरी दिन था। क्या वह धूप से भरी टोकरी लाएंगे या अपनी हार स्वीकार करेंगे? बीरबल सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और अपने इष्टदेव का ध्यान किया। उनके चेहरे पर आज भी वही अलौकिक शांति थी। उन्होंने कारीगर से अपनी टोकरी ली, जिसे एक मोटे काले कपड़े से ढका हुआ था। फिर वह सीधे उस कांस अंधेरे कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरबार लगने का समय हो गया था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर आसीन हुए। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। शाहरयार खान की बेचैनी देखने लायक थी। वह बार बार अपनी जगह पर हिलडुल रहा था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं था। लगता है वह डरकर भाग गया, शाहरयार ने धीरे से अपने पास बैठे एक अमीर से कहा। तभी दरबार का दरवाजा खुला और बीरबल ने प्रवेश किया। उनके हाथ में वही कपड़े से ढकी हुई टोकरी थी। उन्होंने आकर शहंशाह को सलाम किया। तो बीरबल अकबर ने अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए पूछा, आज सातवां और आखिरी दिन है। क्या तुम हमारी ख्वाहिश पूरी कर पाए? कहाँ है धूप से भरी टोकरी? बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह, आपका हुक्म कैसे टाला जा सकता है? मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि पूरी टोकरी भरकर सुनहरी धूप लाया हूं। यह सुनकर एक बार फिर दरबार में हलचल मच गई। शाहरयार अविश्वास से बीरबल को घूर रहा था। यह नामुमकिन था। लेकिन जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। धूप अत्यंत पवित्र और नाजुक होती है। उसे इस तरह भरे दरबार में सबके सामने नहीं लाया जा सकता। उसकी दिव्यता खत्म हो जाएगी। आपको और कुछ खास लोगों को मेरे साथ एक विशेष स्थान पर चलना होगा, जहां मैं यह टोकरी आपको सौंप सकूं। अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। वह अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने अपने साथ शाहरयार खान, मुख्य वजीर और 2 अन्य नवरत्नों को चलने का इशारा किया। बीरबल आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे शहंशाह और उनके चुनिंदा दरबारी। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। अध्याय 5, धूप का अनावरण। बीरबल, शहंशाह और उनके साथियों को लेकर महल के उसी वीरान हिस्से में पहुंचे। वे उस अंधेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। आलमपनाह, हम आ गए, बीरबल ने कहा। धूप की टोकरी इसी कमरे के अंदर है। शाहरयार ने कमरे के बंद दरवाजे को देखकर ताना कसा। बीरबल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इस अंधेरे कमरे में हमें कैद करने का इरादा बनाया है? टोकरी में धूप है या धोखा? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, शाहरयार खान साहब, सब्र से काम लें। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घुप्प अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या है? बीरबल अकबर ने पूछा। यहां तो कुछ भी नहीं है। जहांपनाह, कृपया अंदर तशरीफ लाए, बीरबल ने निवेदन किया। धूप की असली कीमत अंधेरे में ही पता चलती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अकबर और बाकी लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। बीरबल ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया। एक पल के लिए सबको अजीब लगा, खासकर शाहरयार को। अब देखिए, आलमपनाह, बीरबल की आवाज अंधेरे में गूंजी।
और फिर अंधेरे के बीचों बीच जमीन पर रखी एक चीज चमकने लगी। यह वही टोकरी थी, लेकिन यह कोई साधारण टोकरी नहीं थी। इसके अंदर से एक नरम सुनहरी पीली रोशनी फूट रही थी। यह रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने सूरज की किरणों को पकड़कर टोकरी में भर दिया हो। टोकरी के अंदर का हिस्सा चमक रहा था और उसकी बुनाई से छन छन कर रोशनी बाहर आ रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अकबर और बाकी दरबारी इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। यह वाकई ऐसा लग रहा था जैसे टोकरी में धूप भरी हो। यह यह कैसे मुमकिन है? बीरबल अकबर ने हैरान होकर पूछा। बीरबल ने बताया, आलमपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, धूप को पकड़ने के लिए खास तरीके की जरूरत होती है। मैंने इन 7 दिनों में उन जड़ी बूटियों और रसायनों का अध्ययन किया जो रात में चमकते हैं, जिन्हें जुगनू खाते हैं। मैंने चित्रकार से वही फास्फोरस युक्त रंग बनवाए और इस टोकरी के अंदरूनी हिस्से को उससे पोत दिया। दिन में मैंने इस टोकरी को तेज धूप में रखा ताकि यह रंग सूरज की ऊर्जा को सोख ले। और अब इस अंधेरे कमरे में यह अपनी सोखी हुई ऊर्जा को रोशनी के रूप में वापस छोड़ रही है। यह और कुछ नहीं बल्कि सूरज की ही शक्ति है, जिसे मैंने इस टोकरी में आपके लिए कैद कर लिया है। कहानी का वैकल्पिक और अधिक प्रचलित अंत। यद्यपि ऊपर दिया गया अंत भी दिलचस्प है, इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध और चतुराई भरा अंत दूसरा है, जो बीरबल की तर्कशक्ति को और बेहतर ढंग से दर्शाता है। हम उस अंत के साथ आगे बढ़ेंगे। अध्याय 5 वैकल्पिक संस्करण तर्क का जाल। बीरबल शहंशाह और उनके साथियों को लेकर महल के उसी वीरान हिस्से में पहुंचे। वे उस पुराने बंद कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। यह कमरा ऐसा था जिसकी छत में एक छोटा गोल रोशनदान था। दोपहर की तेज धूप उस रोशनदान से छनकर एक सुनहरे स्तंभ के रूप में सीधे फर्श पर पड़ रही थी, जिससे जमीन पर रोशनी का एक गोल दायरा बन गया था। आलमपनाह, हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं, बीरबल ने उस सुनहरी किरण की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन टोकरी कहाँ है? बीरबल शाहरयार ने अधीर होकर पूछा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी काली बांस की टोकरी को उठाया और बड़ी सावधानी से उस रोशनी के गोले के ऊपर रख दिया। टोकरी ने रोशनी के उस गोले को पूरी तरह से ढक लिया। फिर बीरबल ने बड़ी शान से ऐलान किया, लीजिए जहांपना, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। यह रही धूप से भरी हुई टोकरी। मैंने धूप को पकड़कर इस टोकरी में भर दिया है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि बीरबल क्या कर रहा है। टोकरी तो काली थी, बस उसने उसे धूप की किरण के ऊपर रख दिया था। शाहरयार खान जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, वाह बीरबल वाह, क्या खूब धोखा दिया है। टोकरी तो काली है, तुमने बस उसे जमीन पर आ रही रोशनी पर रख दिया है। इसे धूप भरना कहते हैं क्या? आलमपनाह, देखिए, इसने आपको और पूरे दरबार को मूर्ख बनाया है। बीरबल ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और बड़ी विनम्रता से कहा, शाहरयार खान साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। आप ही देखिए टोकरी के अंदर क्या। टोकरी के अंदर धूप है, और क्या है? शाहरयार ने ताना मारा। बिल्कुल सही, बीरबल ने कहा। और शहंशाह